आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक खेल में जो एम्पायर की भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और एम्पायर का निष्पक्ष रहना और स्वतंत्र रहना ये काफी मायने रखता है उस खेल को ये बढ़िया ढंग से और सुचितापूर्ण ढंग से ये संपादित करने के लिए। और अगर मान लीजिए कि एक ऐसा सिचुएशन हो, आप एक ऐसे ये खेल को खेलने जा रहे हो जिसमें कि अंपायर ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो, तो फिर वैसी स्थिति में यानी कि अंपायर जो है वही ये बायस्ड मैनर में वो काम करे या वो किसी एक पक्ष के साथ अगर वो मिला हुआ है, तो फिर वैसी स्थिति में उस खेल को खेलने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट है ये पहले से ही वो आउट है, वो ऑब्वियस है। और जो यानी कि दूसरी टीम है जिसके कि ये फेवर में एम्पायर नहीं है, तो वो चाहे वो लाख ये प्रयत्न कर ले, उसके ये फेवर में उस ये गेम का जो आउटकम है वो नहीं आ सकता है। तो एग्जैक्टली यही बात जो है ये लोकसभा के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर एग्जैक्टली यही आरोप ये लगाया है। हम लोग जानते हैं कि भारतीय व्यवस्था में हमारी जो ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, यानी कि संस्था का निर्माण जो है वो हमारे ये संविधान के ये प्रावधानों के हिसाब से ही हुआ है। और यानी कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ये 324 के ये प्रावधानों के अनुसार भारतवर्ष में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन ये किया जाता है। और इसको ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ये सौंपी गई है कि लोकसभा, ये राज्यसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, विधानसभा और जिन राज्यों में ये विधान ये परिषद है, तो वहां के यानी कि ये सदस्यों का ये चुनाव या इन इंस्टीट्यूशन से संबंधित ये सदस्यों का चुनाव फ्री और फेयर मैनर में वो करवाए, ये जिम्मेवारी, ये संवैधानिक जिम्मेवारी जो है वो सौंपी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। यानी कि दूसरे रूप में देखा जाए तो हमारे देश में एक वो कॉम्पिटिटिव ये पॉलिटिक्स है, यानी कि विभिन्न जो राजनीतिक दल है वो सत्ता प्राप्त करने के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ वो कम्पीट करते हैं, एक दूसरे के साथ वो ये प्रतिस्पर्धा में होते हैं। तो एक नजरिए से देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है हमारी ये व्यवस्था में, ये आपको भूमिका ये बिल्कुल एक एम्पायर की तरह है। और इस एम्पायर का निष्पक्ष रहना और ये स्वतंत्रतापूर्ण ढंग से ये काम करना ये काफी ये जरूरी हो जाता है हमारी ये डेमोक्रेसी को ये वाइब्रेंट रखने के लिए, हमारी ये डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये तो आपको ये विजुअलाइजेशन है, यानी इलेक्शन कमीशन से जो हमारा संविधान है और हमारे देश की जो ये जनमानस है या हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो यही अपेक्षा करता है। और इस काम को संपादित करने के लिए इलेक्शन कमीशन को भारतवर्ष के संविधान के द्वारा ही बहुत सारे ये पावर ये दिए गए हैं। और जिसमें की है कि ये पूरा जो इलेक्टोरल ये प्रोसेस होता है, उस इलेक्टोरल ये प्रोसेस का यानी कि जो भी ये चुनावी ये प्रक्रिया होती है उसके सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल, यानी कि अधीक्षण और उसका डायरेक्शन और कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करने का जो ये पावर है, ये पावर जो है इलेक्शन कमीशन के पास है। और ये बहुत ही वाइड रेंजिंग पावर है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब कभी ये लोकसभा का चुनाव होता है या राज्यों की विधानसभाओं के जब ये चुनाव होते हैं, तो वैसी स्थिति में ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में वो चला जाता है, उसके नियंत्रण में चला जाता है। और सारे ये संस्थाओं की ये जिम्मेवारी हो जाती है कि ये फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शन के ये कार्य को वो संपादित करे। तो आप समझ सकते हैं
कि भारतवर्ष में अगर ये डेमोक्रेसी को अगर ये जीवित ये रखना है या ये डेमोक्रेटिक के मीन्स के द्वारा अगर यहाँ पे शासन व्यवस्था को अगर संचालित ये करनी है, तो वैसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष रहना और स्वतंत्र रहना ये बहुत ही ये जरूरी है। और इलेक्शन कमीशन को ये स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए जाने के लिए बहुत सारे ये प्रावधान जो है वो आपको हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये दिए गए हैं। किसी और वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन के ये पूरे ये संरचना, उसके कंपोजिशन, उसके फंक्शंस, उसके पावर्स, इन सब सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो इस मामले में है कि भारतवर्ष में यानी हमारी जो लोकसभा है हमारे देश की, उसमें जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी ने ये आपको ये पिछले महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर के, यानी कि पिछले साल जो महाराष्ट्र में जो विधानसभा के वहां पे इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस को लेकर के उन्होंने कुछ बहुत ही गंभीर आरोप जो है वो लगाए हैं। तो उनके जो आरोप हैं, उन आरोपों को ये दो प्रकार से हम लोग यानी कि दो पर्सपेक्टिव से ये देख सकते हैं। एक तो आप लोग भी यानी इस चीज का अनुभव किया होगा अपने ये बचपने में कि आपने अगर कोई खेल को आप ये खेल रहे होंगे, तो वैसी स्थिति में जो पक्ष हार रहा होता था वो रोने लग जाता था कि एम्पायर ही गड़बड़ है, और एम्पायर जो है वो ये मनमानी कर रहा है या पक्षपातपूर्ण ये रवैया अपना रहा है। और हम लोग ये सारी जो यानी अपने हार का ये ठीकरा जो है हम लोग ये फोड़ देते थे, यानी कि जो भी दल हार रहा होता था वो अपनी हार का ठीकरा ये फोड़ देता था वो एम्पायर के ऊपर। तो ये बात ये कुछ हद तक ये सही भी हो सकती है, क्योंकि अगर एम्पायर अगर ये कॉम्प्रोमाइज्ड है या एम्पायर अगर ये पक्षपातपूर्ण ढंग से अगर वो यानी कि वो निर्णय ले रहा है, तो वैसी स्थिति में यानी कि दूसरा पक्ष जो है जो कि हार रहा हो उसके डिसीजन से वो ये प्रभावित हो जाएगा और वो कभी भी वो नहीं जीत पाएगा। तो एक तो ये पर्सपेक्टिव है कि राहुल गांधी ने ये जो आरोप जो लगाया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर और जिन ये सवालों को उन्होंने उठाया है, तो उन ये सवालों को लेकर के यानी जो उसका एक राजनीतिक के पहलू भी है, यानी कि जो दल वहां पे ये चुनाव जीती है और खास करके ये बीजेपी वाले लोग ये बार बार बोल रहे हैं कि यानी कि जो आपको यानी कि राहुल गांधी है या उनकी पार्टी जो है वो दूसरे जगह वो चुनाव जीतती है, तब तो ये यानी कि ये चुनाव आयोग जो है वो अच्छा होता है, यानी कि जब सब कुछ उनके ये फेवर में चल रहा होता है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन यहां पे आप हार गए तो आप ये विधवा विलाप ये क्यों कर रहे हैं? आपको जो वहां के लोगों का ये मैंडेट है उसको ये स्वीकार ये करना चाहिए। तो एक सेकेंड के लिए अगर इस बात को ये मान भी ली जाए तो ठीक है, लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो भी संबंधित ये पक्ष है जो कि एम्पायर के ऊपर अगर वो किसी प्रकार के आरोप को वो लगा रहा है, तो उसके आरोप ये क्या हैं, किन मुद्दों के ऊपर और कितनी विश्वसनीयता के साथ और कितने ये तथ्यात्मक रूप से वो आरोप को लगा रहा है, उसको भी ये देखने की ये जरूरत होती है। क्योंकि हो सकता है कि आपको एम्पायर जो है ये कॉम्प्रोमाइज्ड हो और एम्पायर जो है वो ये विरोधी दल का यानी कि एक किसी एक खास दल का एक किसी वो खास टीम का वो सपोर्ट कर रहा हो। तो अगर कोई दूसरा पक्ष है जो कि व्यथित है और अगर उसके पास कुछ ऐसे एविडेंस है या फैक्ट्स है या फिगर्स है, तो उन सारे ये सवालों को या उन सारे जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसको एक व तथ्यात्मक रूप से और उसको रीजनेबल मैनर में हम लोगों को ये तौलने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है कि क्या वास्तव में वो सब सारे आरोप जो है वो आरोप वो सही हैं या नहीं है, वो टेनेबल है कि नहीं है। तो आज का हम लोगों का जो वीडियो है, ये वीडियो अपना कोई ओपिनियन ये देने के लिए नहीं है, बल्कि इस चीज को
बताने के लिए है कि राहुल गांधी ने जो भी आरोप ये लगाए हैं वो आरोप ये क्या क्या है और उसमें ये कितनी ये टीनेबिलिटी है, उसमें कितनी ये सच्चाई हो सकती है। तो आपको ये शुरू में ही बता दूं कि जितने भी आरोप ये लगाए गए हैं वो सारे आरोप जो है वो बिल्कुल ये तथ्यात्मक है, ये फैक्चुअल है और उनको एक बारगी ये देखने से लगता है, मतलब उनके आर्टिकल को ये पढ़ करके, एक्चुअल में राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा था एक न्यूज़पेपर में और जिसमें उन्होंने अपनी सारी ये सब ये बातें रखी थी। तो उस आर्टिकल को ये पढ़ करके अगर उसको ये ध्यान से पढ़ा जाए तो ये बात ये कोई भी मतलब जो रीजनेबल जिसके पास ये दिमाग होगा वो इस चीज को समझ सकता है कि जो भी बातें उठाई गई हैं तो उन बातों के ऊपर अगर इलेक्शन कमीशन का अगर संतोषजनक ये जवाब अगर नहीं आता है तो फिर ये इस तरफ ये इशारा करता है, यानी महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ वो इस तरफ इशारा करता है कि बहुत ही लार्ज स्केल पे और बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में और बहुत ही प्लान्ड मैनर में वहां पे ये पॉल रिगिंग ये की गई है, यानी कि वहां का जो इलेक्शन जो है ये कॉम्प्रोमाइज था। तो हम लोग ये बात करते हैं सबसे पहले आरोपों की कि ये कौन कौन से आरोप थे। तो चूंकि इसमें यानी अधिकतर आरोप जो लगाए गए हैं उनका ये तथ्यात्मक नेचर है तो ये फैक्ट्स के साथ ये बात करनी है, तो हो सकता है कि हम थोड़ा ये फैक्ट्स को हमने ये लिख लिया है तो मैं उसका ये यानी कि सहारा लूंगा। तो ये पहला आरोप तो आपको ये लगाया गया है यानी राहुल गांधी का ये कहना है कि जो ये छोटी मोटी जो यानी कि ये किसी भी इलेक्शन में ये छोटी मोटी जो इधर उधर अनियमितताएं होती हैं वो ठीक है, वो ये टॉलरेबल है और वो ये प्रशासन की वो नाकामी हो सकती है, लेकिन जो महाराष्ट्र में जो कुछ भी जो हुआ है वो इंडस्ट्रियल स्केल का यानी कि बहुत ही वो लार्ज स्केल की ये पॉल रिगिंग है और जिसको बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में किया गया है। पहला आरोप उन्होंने ये लगाया है और ये जो आरोप है ये बेसिकली वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं है बल्कि ये केंद्र सरकार के ऊपर है। और राहुल गांधी ने इस चीज को बोला है कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त अधिनियम ये 2023 ये एक वह कानून है, तो उस कानून को ये बना करके तो ये पहले क्या होता था कि जो इलेक्शन ये कमिश्नर होते थे, ये चीफ इलेक्शन ये कमिश्नर जो होते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी जो नियुक्ति होती थी तो उनकी ये नियुक्ति की जो ये सिलेक्शन कमेटी होती थी उस ये सिलेक्शन कमेटी में आपको ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे और ये 3 सदस्य जो ये सिलेक्शन कमेटी है वो उपयुक्त वो सदस्य का या उपयुक्त ये व्यक्ति का वो ये चयन करती थी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। अब इनका ये आरोप है यानी कि राहुल गांधी ने इस चीज को बोला है कि चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 को बना करके इस कानून को बना करके इस पूरे ये सिलेक्शन कमेटी को ही बदल दिया गया और जो सिलेक्शन कमेटी है उस ये सिलेक्शन कमेटी में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके और होम मिनिस्टर को यह सदस्य के रूप में अपॉइंट कर दिया गया, यानी कि ये प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो अब आप बताइए कि हम लोग भी ये सोच सकते हैं कि अगर कोई भी डिसीजन लेना हो इस सिलेक्शन ये कमेटी को यानी कि ये चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में, तो फिर जो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो ये वॉइस है वो ऑटोमेटिकली यहां पे इनइफेक्टिव हो जाती है, अप्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर वो एक ही पार्टी के होंगे, एक ही ये दल के होंगे या एक ही ये ग्रुप के होंगे और वो लोग यानी कि 2-1 की मेजोरिटी से, मतलब मान लीजिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन वो किसी नाम पे वो सहमत नहीं है तो यानी कि उसका ओपिनियन अलग हो जाएगा,
लेकिन ये प्रधानमंत्री और ये गृह मंत्री, होम मिनिस्टर वो अगर किसी एक पार्टिकुलर नाम पे ये सहमत हैं तो फिर ये मर्जी तो उन्हीं की चलेगी। तो राहुल गांधी ने इस ये सवाल को उठाया है कि आखिर क्यों ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस ये सिलेक्शन कमेटी से इस अधिनियम के द्वारा ये बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो जुडिशरी से और वो एक निष्पक्ष व्यक्ति हो सकते थे इस ये सिलेक्शन कमेटी में, तो उनको हटाया क्यों गया और उनके स्थान पे किसी एक यानी कि एक कैबिनेट मिनिस्टर को यानी कि ये क्यों रखा गया है ये सिलेक्शन कमेटी। और उनका ये कहना है और ये बात भी ये सही है कि जो लोग ये खेल खेलने जा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कि हमको किसी एक खेल में पार्टिसिपेट करना है और हमको ही ये अधिकार दे दिया जाए कि हम अपनी ये मर्जी के हिसाब से एम्पायर को ये चुन लें, तो फिर जो एम्पायर जो है ये प्राकृतिक रूप से वो हमेशा ये प्रभाव में रहेगा मेरे, क्योंकि उसको हमने ये सेलेक्ट किया है। तो इनका ये कहना है कि ये जानबूझ करके ये जो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है इलेक्शन कमिश्नर का और उससे संबंधित जो कानून है उसमें ये बदलाव किए गए, क्योंकि जो पार्टी इलेक्शन में जा रही है, जो राजनीतिक दल इलेक्शन में जा रहा है और जिसके सदस्य जो है वो खुद ये प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर वो बने हुए हैं और उन्हीं को ये अधिकार दे दिया जाए इफेक्टिव रूप से कि आपको इलेक्शन कमिश्नर को ये चुनना है, तो वहां ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात ये गौण हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। यानी एम्पायर भी आप ही ये चुन रहे हैं। तो ये पहला एलिगेशन उनका ये है। दूसरा एलिगेशन जो है उनका एलिगेशन है कि ये फर्जी वोटरों के साथ ये मतदाता सूची में ये वृद्धि हुई है, यानी कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में। और उनका ये कहना है और ये चुनाव आयोग के ही आंकड़े हैं कि महाराष्ट्र में 2019 में जब ये विधानसभा के चुनाव हुए थे, आपको थोड़ा ये समझने के लिए मैं ये बोर्ड पे लिख दूंगा कि 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उसमें ये पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जो है वो 8.98 ये करोड़ थी। 8.98 ये करोड़, 8.98 ये करोड़ यानी कि ये पंजीकृत ये मतदाताओं की ये संख्या थी। अब आप थोड़ा यहां आप देखिए, ये 2019 की बात है और ये सब इलेक्शन कमीशन के ही आंकड़े हैं। 2024 के ये लोकसभा चुनाव में 2024 में लोकसभा का भी चुनाव हुआ और इसमें यानी कि ये पंजीकृत ये मतदाताओं की यानी कि ये संख्या जो है ये बढ़ करके 9.28 करोड़ हो गई। ठीक है कि 9.28 करोड़ हुई। और फिर यहां पे बोला जा रहा है कि सिर्फ 5 महीने के ही बाद महाराष्ट्र में ही विधानसभा के भी चुनाव हुए और उस ये विधानसभा ये चुनाव में जो ये पंजीकृत ये वोटर्स हैं उनकी संख्या ये बढ़कर के हो गई, ये विधानसभा के चुनाव में इनकी संख्या ये बढ़कर के हो गई ये 9.70 करोड़। अब आप देखिए, मतलब 2019 में जो विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र में उसमें ये पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड जो ये वोटर्स जो थे इलेक्शन कमीशन के साथ उनकी संख्या थी 8.98 करोड़। 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें ये पंजीकृत ये मतदाताओं की संख्या ये 9.28 करोड़। अब आप देखिए इस ये 5 साल के अंतराल में जो ये मतदाताओं की ये संख्या जो है ये लगभग 31 लाख ये बढ़ी है। 31 लाख लगभग यानी 31 लाख जो है ये मतदाता ये बढ़े हैं।
अब आप देखिए यहां पे एक विसंगति देखिए कि जो 2024 में ही जो विधानसभा के चुनाव हुए यानी महाराष्ट्र में, तो ये 5 महीने में ही ये वोटर्स की संख्या ये बढ़कर के ये 9.28 करोड़ से ये 9.70 करोड़ हो गई। और ये जो बढ़ोतरी है ये लगभग 41 लाख की है, 41 लाख। अब आप थोड़ा सोचिए, यानी कि राहुल गांधी इस चीज को और ये सब ऑफिशियल आंकड़े यानी आधिकारिक आंकड़े, मतलब ये 5 साल में ये वोटर की संख्या वो 31 लाख ही ये बढ़ रही है, लेकिन मात्र ये 5 महीने के अंतराल में ये वोटर्स की संख्या जो है वो अचानक से 41 लाख और ज्यादा बढ़ जा रही है। तो आखिर ऐसा ये कैसे पॉसिबल है? यानी कि ये 5 साल में जो मतदाता यानी कि संख्या में जो बढ़ोतरी है वो मात्र 31 लाख की है और ये 5 महीने में वो 41 लाख हो जा रही है। और दूसरी तरफ देखिए कि ये सरकार के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से महाराष्ट्र में ये कुल ये वयस्क लोगों की जो संख्या है वो 9.54 ये करोड़ ही है। यानी ये सब ये सरकारी आंकड़े हैं। यानी कि महाराष्ट्र में यानी कि वयस्क लोगों की जो संख्या है वो 9.54 करोड़ है। और जो यहां पे जो विधानसभा के जो ये चुनाव हुए उस ये चुनाव में जो रजिस्टर्ड ये वोटर्स है तो निश्चित रूप से वो ये वयस्क होंगे, तो उनकी संख्या को दर्शाया जा रहा है 9.70 करोड़। और एक और विसंगति है कि 5 साल में ये वोटर्स की संख्या 31 लाख बढ़ी है और मात्र ये 5 महीने के अंतराल में जो है ये वोटर्स की संख्या वो 41 लाख ये बढ़ गई। तो इसका ये मतलब है, उन्होंने ये सीधा सीधा आरोप ये लगाया है, इसका ये मतलब है कि जो यानी मतदाता सूची होती है, जो इलेक्टोरल ये रोल होता है, उसमें ये फर्जी मतदाताओं की एंट्री ये की गई है और उसमें ये जानबूझ करके ये फर्जी नामों को ये जोड़ा गया है। तो एक तो उनका ये दूसरा यानी कि एलिगेशन जो है वो आपको ये है, फिर तीसरा आपको एलिगेशन उनका ये है, और ये सब ये फैक्ट्स के आधार पे उन्होंने ये बातें रखी। और तीसरा एलिगेशन ये है कि इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जो ये चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें ये मतदान प्रतिशत को उसने ये बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है। और इसमें भी आंकड़े हैं, और इसमें आंकड़ा ये है कि जिस दिन ये मतदान हो रहा था उस समय तक यानी उस दिन ये 5 बजे शाम तक जो मतदान का ये प्रतिशत था उसके ये प्रोविजनल आंकड़े जो है वो जारी किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो मतदान का प्रतिशत जो है वो 58.22% था, यानी कि लगभग 58% जो है यानी कि मतदान हुई थी वहां पे। लेकिन आप इसमें आश्चर्य की बात देखिए कि अगले दिन जब ये फाइनल आंकड़े ये जारी किए गए तो अगले दिन ये मतदान का प्रतिशत जो है ये बढ़ करके यानी कि इलेक्शन कमीशन ये बता रहा है कि मतदान का प्रतिशत जो है वो 66.05% हो गया। यानी 58% से यानी कि जो प्रोविजनल आंकड़ा था जिस दिन ये मतदान हो रही थी उस दिन शाम 5 बजे तक का आंकड़ा था कि 58% ये मतदान हुआ है, और अगले दिन इलेक्शन कमीशन आंकड़ा दे रही है कि जो यहां पे ये फाइनल ये वोटर ये टर्न आउट हुआ है वो लगभग यानी कि वो ये 66% हुआ है, 66% हुआ है। ये एक बड़ा अंतर है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था वहां के ये चुनाव में कि प्रोविजनल आंकड़ा
और जो अंतिम आंकड़ा है ये वोटर्स के ये टर्नआउट का, उसमें इतना बड़ा ये गैप जो है लगभग ये 7.83%, यानी लगभग 8% का ये गैप जो है वो ये मौजूद है। इसका ये मतलब है, और ये 7.83% ये वोटर ये टर्नआउट का मतलब है कि लगभग 76 लाख वोट, यानी कि शाम ये 5 बजे के बाद महाराष्ट्र चुनाव में विभिन्न बूथ पे लगभग 76 लाख यानी कि लोगों ने मतदान ये किया। अब आप बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है? ये तो सोचने वाली बात है ही। फिर ये चौथा एलिगेशन उन्होंने ये लगाया है, यानी राहुल गांधी ने, कि ये चुनिंदा जगहों पे ये फर्जी वोटिंग हुई है। और ये राहुल गांधी का ये कहना है, और ये सब आधिकारिक आंकड़े हैं, यानी कि ये सब आंकड़े जो हैं ये पब्लिक के डोमेन में है। महाराष्ट्र में लगभग 1 लाख ये बूथ हैं, और 1 लाख बूथ में से मात्र यानी कि लगभग समझिए कि 12,000 ये बूथों पे ही अधिकतर ये नए मतदाताओं को ये जोड़ा गया है वहां के इलेक्टोरल ये रोल पे। और जितने भी आंकड़े हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि ये सब सारे ये मतदाताओं को खास करके उन कंस्टिट्यूएंसी में जोड़ा गया है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी ये कमजोर थी। यानी कि लोकसभा के ये चुनाव में उसने यानी कि बहुत ही खराब ये प्रदर्शन किया था, और लोकसभा के ये चुनाव में उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी ये सीटें वो लड़ी थी, उन सीटों में उनका स्ट्राइक रेट जो है वो लगभग यानी कि आपको ये 32% का रहा था। मतलब मान लीजिए कि अगर ये 100 आपको सीटें उन्होंने ये लड़ी थी तो 32 सीट वो जीत पाए थे। लेकिन यहां क्या हुआ कि उनका ये कहना है कि जो यानी कि फर्जी मनदाता जो हैं इनको लगभग वो सेलेक्ट करके 12,000 ये बूथों में ही उनको ये जोड़ा गया। और ये 12,000 बूथ वैसे वो कंस्टिट्यूएंसी में पड़ते थे, या वैसे ये विधानसभा क्षेत्रों के वो बूथ थे जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी ये कमजोर थी। वहां पे इन यानी कि नए मतदाताओं को ये जोड़ा गया, और जिसके के कारण यानी उन्हीं क्षेत्रों में जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है वो लोकसभा के चुनाव में मात्र यानी कि 32% था, तो विधानसभा के ये चुनाव में आकर के यानी कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है वो 89% हो गया। और जिसके के कारण ये बीजेपी ने 149 सीटों पे उसने ये चुनाव लड़ा था, और 149 में से 132 सीट पे उसने ये दर्ज यानी कि अपनी जो ये जीत है उसने ये दर्ज कर ली। तो ये सोचने वाली बात है। और इनका ये भी कहना है कि ये 76 लाख जो नए ये वोटर्स हैं, यानी आंकड़े इसमें ये ज्यादा है, हाँ 76 लाख जो ये वोटर्स है, और इनको एक प्रकार से आप समझिए कि नए वोटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ये 12,000 ये बूथ हो गए। और 12,000 तो उसको अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर एक बूथ पे लगभग यानी कि 600 ये मतदाताओं की संख्या जो है वो ये बढ़ गई। अब इनका ये कहना है राहुल गांधी का, और ये सोचने वाली बात है हम लोग के लिए भी, कि अगर एक व्यक्ति को अपना वोट देने में अगर 1 मिनट का भी ये टाइम लगता है तो 600 वोट आपको यानी कि वोट्स को ये कास्ट करने के लिए ये 600 मिनट लगेंगे, यानी कि 10 घंटे का टाइम लगेगा। यानी कि शाम में ये 5 बजे जो वोटिंग ये खत्म हो जानी थी तो वो रात में यानी कि 10 घंटा और ये चलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा ये महाराष्ट्र के इलेक्शन में ऐसा ये कुछ भी नहीं हुआ।
अब राहुल गांधी ये पांचवा आरोप ये लगाते हैं कि सबूत को ये छिपाने की भी ये कोशिश की गई। यानी विपक्षी ये दलों ने जब इन सारे ये मुद्दों को आपको उठाया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मांगा कि हम लोगों का इलेक्शन का ये डेट को, यानी जो भी ये सीसीटीवी ये फुटेजेस हैं या जो भी आपको ये वीडियोग्राफी हुई है उसका ये फुटेज हम लोगों को ये प्रोवाइड किया जाए। और उसमें मतलब ये मामला एक हाईकोर्ट में भी गया था और हाईकोर्ट ने भी मतलब इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्ट किया कि आप इलेक्शन के दिन का, यानी कि जो बाद में जो वोटिंग्स होती रही या पूरा जो ये वोटिंग का ये प्रोसेस था उसकी जो वीडियोग्राफी हुई है या सीसीटीवी से जो भी ये सर्विलेंस हुई थी उसकी जो ये फुटेज है आप ये प्रोवाइड करें। लेकिन यहां पे मतलब जब ये सब सारी चीजों को, ये सब सारे एविडेंसेस की ये मांग की गई तो राहुल गांधी का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो या तो ये चुप्पी साधे रहा या बहुत ही आक्रामक ढंग से उसने ये रेस्पॉन्ड किया। मतलब वो इन सारे एविडेंसेस को वो देना नहीं चाहता था। और इसी बीच एक चीज और हुई कि जब ये बात ये प्रेशर पड़ने लगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि ये सब सारे जो एविडेंसेस हैं ये प्रोवाइड किए जाए, तो फिर वैसी स्थिति में यानी कि जो ये केंद्रीय सरकार है यानी कि सेंट्रल ये गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कमीशन के यानी कि इलेक्शन कमीशन से वो मंत्रणा करके ये निर्वाचन संचालन संबंधी नियम 1961 जो नियम है उसमें ये परिवर्तन कर दिया और उसमें इस चीज की व्यवस्था की आपको ये कर दी गई कि सीसीटीवी या जो दूसरे अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स है वहां तक जो लोगों का एक्सेस है उसको ये सीमित कर दिया गया। मतलब वो सब सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो किसी को भी ये प्रोवाइड ये नहीं की आपको ये किए जा सकते। जो नियमावली थी उसमें ये संशोधन कर दिया गया। तो ये किस तरफ इशारा करता है? तो मुख्य जो आरोप जो है, जो मुख्य बातें हैं हमने आपके सामने रखी और यानी कि इन्हीं आरोपों को बहुत ही फैक्चुअल मैनर में और बहुत ही टू द पॉइंट उठाया गया है ये लीडर ऑफ अपोजिशन के ये द्वारा। और यानी कि ये प्रथम ये दृष्टया ये प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो कोई भी अगर समझदार व्यक्ति है तो वो इन चीजों को ये समझ सकता है कि ये सब सारे जो आरोप हैं ये टू द पॉइंट है, बहुत ही फैक्चुअल है, या वो ये किसी भी रेशनल व्यक्ति के जो तार्किक व्यक्ति है उसके ये मन में वो डाउट्स को वो जरूर ये क्रिएट करेंगे। तो अभी तो चूंकि ये आरोप है इसमें कुछ भी ये डिसिसिवली ये नहीं कहा जा सकता है कि ये क्या हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी ये जरूर बन जाती है कि वो इन सब सारे ये मुद्दे के ऊपर वो सिलसिलेवारपूर्ण ढंग से और वो बिल्कुल यानी कि फैक्चुअली और एविडेंस के साथ वो जवाब दे। और वो जवाब जो है वो केवल लीडर ऑफ अपोजिशन के प्रति ही वो केंद्रित नहीं है, उसका जो जवाब होगा ये पूरा ये देश देखेगा। और देश जब उन ये जवाबों को देखेगा तो इलेक्शन कमीशन अगर सही है तो इलेक्शन कमीशन के प्रति जो लोगों के मन में जो सम्मान है वो सम्मान और भी ये पुख्ता होगी। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन इन सब मामलों में वो जवाब नहीं देता है और अगर वो ऐसी ये टैक्टिक्स को अपनाता है जिससे कि वो जवाब देने से वो बच सके, या किसी राजनीतिक दल को या किसी राजनीतिक के नेता को अगर वो इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है वो किसी अन्य तरीके से, तो फिर वैसी स्थिति में इसका एक मतलब है कि ये दाल में कुछ काला है। तो फिर ये हमारी ये डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये जो चीज है, क्योंकि जो भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, सीसीटीवी के जो भी ये फुटेज है या जो इलेक्टोरल ये रोल होती है, राहुल गांधी ने ये भी मांग की है कि लोकसभा में जो फोटो सहित जो मतदाता सूची जो थी और विधानसभा में ये फोटो सहित जो मतदाता सूची थी उसको ये प्रोवाइड किया जाए।
इलेक्शन कमीशन इसको भी देने में वो कतरा रहा है, वो नहीं दे रहा है। तो इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची या जो भी इलेक्शन के ये प्रोसेसेस हो रहे हैं, इलेक्शनरिंग के जो भी ये प्रोसेसेस हो रहे हैं और उसके जो भी एविडेंसेस है, ये सारे एविडेंसेस जो है ये डेमोक्रेसी की ये थाती हैं। और ये सब ऐसी ये चीजें नहीं है जिसको कि ये ताला में या ये लॉक में ये बंद करके रखा जाए। इसको ये सामने लाने की जरूरत है और किसी एक राजनीतिक दल को भी, एक व्यक्ति को भी अगर ये किसी भी प्रकार की अगर ये शंका है तो उस ये शंका का समाधान करना ये इलेक्शन कमीशन की यानी कि ये संवैधानिक, नैतिक और ये प्रोफेशनल ये जिम्मेवारी है। तो इलेक्शन कमीशन को ये जल्द से जल्द इन मामलों पे ऑथेंटिक मैनर में यानी कि प्रामाणिक रूप से अपना ये पक्ष ये रखना चाहिए, अपना ये जवाब ये देना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थोड़ा ये लंबा वीडियो हो गया क्योंकि इसका ये टॉपिक ही कुछ ऐसा था। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यानी कि जो समाज के हमारे देश के जो गंभीर मुद्दे हैं उन सारे ये टॉपिक्स के ऊपर हम लोग एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव ये वीडियो को बनाएं। बहुत सारी समस्याएं आती हैं लेकिन ये समस्याएं आएंगी और जाएंगी, यानी समस्याओं का काम है आना और जाना भी। और समस्याओं के साथ ये प्रेम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी ये समस्याओं के साथ ये प्रेम ये नहीं बढ़ाते हैं। समस्याएं आएंगी और जाएंगी लेकिन हम लोग इस काम को हमेशा ये करते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो को ये ध्यानपूर्वक ये सुना और ये धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत ये धन्यवाद। थैंक यू।